नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी लैब पर आइए शुरुआत करते हैं। आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं। बेहतरीन से करंट अफेयर्स, सब जानेंगे देश दुनिया में क्या हुआ। इसमें हम कल के भी करंट अफेयर्स करेंगे। कल तो करंट अफेयर्स हम आपको कल इनफैक्ट हम में से किसी का भी पढ़ने का ही मन नहीं, और ना पढ़ने ना पढ़ाने किसी चीज़ का भी मन नहीं था कल। तो आज जो है हम सब अपने आप को संभालते हुए और आगे की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। आइएगा, अपने सिस्टम्स में फुल फेथ लेते हुए हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, और यहाँ पर तो शुरुआत करेंगे। ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आप लोगों ने सारी बातें बताई थी, और ये करंट अफेयर्स के क्विज का रिजल्ट है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमरावती जो होगा ये देश की पहली रिन्यूएबल सिटी होगी। मतलब ये आंध्र प्रदेश ने ये डिसाइड किया है कि अमरावती क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल, ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी होगी जो कि पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे बनेगी। तो अभी अच्छा, ये है क्या अमरावती है आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी। ये बेसिकली प्रपोज्ड कैपिटल है। अगर अभी की बात करूं तो ये प्रपोज्ड कैपिटल है, और ये पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। इसको पीपल्स कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इको फ्रेंडली है और फ्यूचरिस्टिक सिटी है ये पूरी तरीके से। ये कहां बनाई जाएगी? देखिए, कृष्णा नदी के किनारे इसको बनाया जाएगा। इसका जो निर्माण होगा ये कृष्णा नदी के किनारे किनारे ये पूरा शहर होगा। आप देख रहे हैं, लग भी रही है एकदम बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सिटी। और पूरी रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कोई डीजल पेट्रोल कुछ नहीं, कोई कोयला वोयला, कोई बिजली नहीं, सिर्फ सोलर विंड और जियो थर्मल एनर्जी, सिर्फ इन सारी एनर्जी से ये बनेगा। तो दो शहरों के बीच में इसको बनाया जा रहा है, विजयवाड़ा और गुंटूर। इसको बनाया जा रहा है विजयवाड़ा एंड गुंटूर के बीच में। इसका निर्माण जो है ये किया जाएगा। कुल मिला के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 217 स्क्वायर किलोमीटर का ये शहर होगा। 217 स्क्वायर किलोमीटर का ये शहर रहेगा जहां पर इसको बनाया जा रहा है। इसमें सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, हाइड्रो एनर्जी होगी और बायोमास एनर्जी होगी, इन चार तरीकों से। और टारगेट ये है कि 100% क्लीन एनर्जी, यानी कोई डीजल नहीं, कोई कोल बेस्ड सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? पॉल्यूशन फ्री, सस्टेनेबल और कार्बन न्यूट्रल सिटी। पूरा का पूरा एक शहर कार्बन न्यूट्रल। समझ गए आप? अच्छा, अब देखिए एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं। अमरावती क्या है? ये प्लान्ड सिटी है आपकी, कहां की? आंध्र प्रदेश की। देखिए अभी, और सिटी क्या, कैपिटल भी है, तो ये प्लान्ड कैपिटल है ये आंध्र प्रदेश की। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन फिर हैदराबाद जो है ये तेलंगाना जब अलग हुआ तो वो तेलंगाना की कैपिटल हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड है जो पूरी तरीके से पावर होगी रिन्यूएबल एनर्जी से। इट इज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद कहां पर है? सिचुएटेड कहां है? सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, कहां पर? कृष्णा नदी के बैंक्स पर है। कहां ये लोकेटेड है? विजयवाड़ा और गुंटूर पर। एरिया कितना होगा इसका? 217 स्क्वायर किलोमीटर। और ये इंडिया का जो गोल है ना, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कौन सा? नेट जीरो कार्बन एमिशन। कब तक का है इंडिया का गोल? 2070 तक हमको नेट जीरो बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहां से कि इंडिया को नेट जीरो कब बनना है, बताइएगा। हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी है हमारा एक, कि नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो ये हमने टारगेट लिया हुआ है 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना है। उसके तहत ये हेल्प करेगा। साथ बात समझ आ गई बढ़िया से? अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं पिछले कुछ टाइम में अगर एनर्जी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, हाँ जी, यस बिल्कुल है। COP28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, जो कहां पर हुआ था? यूएई में हुआ था। तो यूएई में इंडिया ने क्लीन एनर्जी को लेकर के अपना जो फोकस है ये दोबारा रीअफर्म किया था। और हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में अभी आप ये बताइए, छोटा सा अच्छा एक सवाल पूछता हूं, कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जो कि सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को लेकर के इंडिया में टॉप पोजीशन पर है? मतलब अगर इन तीनों को मिला लो तो 80% सोलर एनर्जी इन राज्यों से आती है। कौन ये 3 राज्य हैं? कोई, मैं आपको चलिए 2 हिंट दे देता हूं। एक राजस्थान है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा आप बताइएगा। समझ गए? तीसरी चीज एक और आपको बताता हूं, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अभी हाल ही में न्यूज में था, वो कहां पर है? वो अभी हाल ही में ऑपरेशनल हो गया है, तो वो कहां पर है? इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर है? ये एनटीपीसी ने बनाया है। इसको बनाया है एनटीपीसी में ने, और ये रामागुंडम तेलंगाना में है। ये रामागुंडम तेलंगाना में है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट। ठीक बात, जो ऑपरेशनलाइज हो गया है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो पहली बार क्या है, इंडिया का एक शहर पूरा 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने जा रहा है।
यह है पूरी कहानी अमरावती की। समझ गए आप बढ़िया से? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि डीपीएस फ्लेमिंगो जो है इसको क्या किया गया है, इसको समझते हैं। तो देखिए ये कहानी क्या आती है, महाराष्ट्र ने क्या किया है, डीपीएस फ्लेमिंगो इसको डीपीएस फ्लेमिंगो को लेकर के कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है। किसको? ये बेसिकली एक लेक थी, इसको बोलते हैं डीपीएस फ्लेमिंगो लेक। इसको घोषित कर दिया है कि ये एक रिजर्व के तौर पर होगा। अब समझिएगा, पहली बार किसी वेटलैंड को एक ऑफिशियल प्रोटेक्शन मिली हुई है बर्ड्स को लेकर के। मतलब अगर हम बात करें, थाने क्रीक सेंचुरी में पड़ती है, थाने क्रीक सेंचुरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि थाने क्रीक सेंचुरी की किसी वेटलैंड को पहली बार एक ये प्रोटेक्शन मिला हो इस लेवल का। तो ये बड़ी न्यूज अपने आप में हो जाती है। अभी आपको लग रहा होगा यार इसमें क्या ही है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है देखिएगा, तो महाराष्ट्र का जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने क्या किया, उसने बोला भाई डीपीएस फ्लेमिंगो, डीपीएस फ्लेमिंगो क्या होती है, ये एक बर्ड होती है, बेसिकली एक माइग्रेटरी बर्ड होती है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड हर साल भारत में आती है और ये इस लेक को आकर के 2-3 महीनों के लिए अपना ये ठिकाना बनाती है। तो अच्छा, अब है क्या, डीपीएस फ्लेमिंगो लेक किस जगह पर है, ये मुंबई में आती है और मेन मुंबई जो रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसके अंदर आती है और 30 एकड़ का इसका एरिया है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारी आती हैं, तो इससे क्या होता है, एक बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है। देखिए जब ये वाली बर्ड आएगी तो क्या होगा, इस बर्ड से रिलेटेड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो वहां पर जो इन बर्ड का खाना होते हैं वो सब भी ग्रो हो गए। तो उससे क्या होता है, पूरे एक एरिया का बायोडाइवर्सिटी ग्रो होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपसे इस बार सवाल पूछ सकता है कि बताइए डीपीएस फ्लेमिंगो लेक कहां पर है। आप बता दोगे सीधे सीधे आंसर की ये कहां आती है, डीपीएस फ्लेमिंगो लेक। आंसर एक बार दे दीजिए जरा, क्या है जरा दे दीजिए जल्दी से, क्या है, इट इज मुंबई में है ये। ठीक, चलिए ये कंजर्वेशन रिजर्व बन चुका है ये। आइएगा नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। फिर देखेंगे यहाँ हम लोग, देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम अ वेटलैंड अटैच्ड टू द थाने क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी हैज रिसीव्ड सच प्रोटेक्शन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे हम लोग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जा रही है। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें मेनली जो खास बात होती है वो ये होती है कि ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी जाती है, मुख्य प्रश्न इसमें ये होता है बस। तो देखो कहानी क्या है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जो है इसको आयोजित किया गया, कहाँ पर है, इसको अरुणाचल प्रदेश में आयोजित करी गई है। किस जगह पर, नामसाई अरुणाचल प्रदेश। जगह का नाम क्या है, इट इज, नाम क्या है, नामसाई। नाम क्या है, नामसाई। तो नामसाई अरुणाचल प्रदेश में इसको आयोजित किया जा रहा है। सिर्फ आपसे यही पूछेगा। अच्छा है क्या कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिज्म कल्चर को प्रमोट करना और थोड़ा ये, क्योंकि मोस्टली लोग वहां पर बुद्धिज्म को फॉलो भी करते हैं, तो बुद्धिज्म को प्रमोट करना, उनके कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, इसके लिए किसने होस्ट करी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और दूसरा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन्होंने करा। आईबीसी माने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन दोनों ने मिल करके इसको करा हुआ है। चलो भाई, एम क्या होगा, कॉमन सेंस सोचिए कि भाई हम टूरिज्म प्रमोट करें, कल्चर प्रमोट करें, यूनिटी प्रमोट करें, कि भाई आप लोग भी हमारे ही हैं, आप लोग कुछ अलग नहीं है। अच्छा, स्पेशल फोकस किस पे रखा गया, महाबोधि साइट पे। सर महाबोधि साइट कौन सी होती है, देखिए महाबोधि साइट वो होती है जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। कई सारे, देखिए बुद्धिज्म में भी दो सेक्ट हैं, एक मूर्ति पूजन में बिलीव करते हैं, एक सिर्फ ध्यान में बिलीव करते हैं। तो जो मूर्ति पूजन में बिलीव करते हैं उनको महाबोधि सेक्ट बोलते हैं। तो वो महाबोधि साइट भी वही आती है जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनको महाबोधि साइट्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एक बार जरा रीडिंग मार जाइए जल्दी से, कर गए, रीडिंग मार दी, बस एक मोटा मोटा खाली देखना है। अच्छा, नामसाई डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर क्यों है, क्योंकि यहां पर एक चीज है, एक टेंपल है। इस बार पूछ सकता है ये, गोल्डन पगोडा कहां पर है, क्या गोल्डन पगोडा कहां पर है, और इसको बोलते हैं कोंगमू खाम। कोंगमू खाम, कोंगमू, देखो सुनना, कोंगमू खाम, जो कि इसको गोल्डन पगोडा भी बोलते हैं, गोल्डन टेंपल नहीं, गोल्डन पगोडा भी बोलते हैं, पगोडा। और ये कहां पर है भाई साहब, ये नामसाई अरुणाचल प्रदेश में है। इसलिए यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि ये बहुत ही फेमस एक बुद्धिस्ट श्राइन है ये। तो जो थेरावड़ बुद्धिस्ट ब्रांच होती है उनका एक बहुत फेमस टेंपल है ये, समझे। तो कोंगमू खाम, गोल्डन पगोडा, और ये कहां पर है, ये नामसाई में है, नामसाई अरुणाचल प्रदेश, यहीं पर करा गया था, समझ गए। चलिए, तो अगर पेपर एग्जामिनर को डिफिकल्ट बनाना होगा ना और करंट अफेयर्स से ही, तो वो यहीं से निकाल लेगा इसको। गोल्डन पगोडा पूछ लेगा, कोंगमू खाम पूछ लेगा, बताओ कहां पर है, ये सब आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा चलिए, फिर एक और चीज हम आपसे पूछते हैं, सवाल पूछिएगा, सवाल सुनिएगा मेरा। इंडिया ने अभी हाल ही में पिछले देखिए ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ पिछले 6-7 महीने के पॉपुलर क्वेश्चन रहे। इंडिया ने हाल ही में बुद्धिस्ट सर्किट करा था, बुद्धिस्ट सर्किट का इसको बुद्धिस्ट सर्किट इनॉग्रेट करा था। कहां कहां पर, किन 3 शहरों में ये बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया जा रहा है, ये 3 शहर हैं,
इन आपको तीनों शहरों के नाम लिखने हैं कहां पर बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर एक और चीज हम आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में अभी इसी न्यूज से रिलेटेड बात है, हाल ही में इंडिया ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इनॉग्रेट करा था, किस जगह पर? बुद्धिस्ट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। क्या आ जाएगा? मोदी जी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉन्च किया था ताकि बुद्धिज्म का जो टूरिज्म है ये बढ़ सके। याद आ गई अब आपको ये बात? यस, चलिए ठीक है। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। दूसरा एक और चीज समझिएगा, हमारे लिए बुद्धिज्म के ऊपर इस समय इंपॉर्टेंट क्यों है? आप ये सोच रहे हो कि बुद्धिज्म पे मैं इतना क्यों बता रहा हूं? कारण है दोस्त, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तवांग एरिया, इन जगह पर हम बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी कर रहे हैं। बेसिकली चाइना भी बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी कर रहा है। चाइना कह रहा है देखो भाई, यहाँ तो यार मेनली हिंदुइज्म और इस्लाम है भारत में, तो हमारे वहाँ आओ, हमारे वहाँ देखो हमारा धर्म भी सेम है, हमारा कल्चर भी सेम है। तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग रीजन कि हम इस समय वहां पर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये उनको विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं, ये कल्चर भी हमारा ही कल्चर है। तो चाइना की जो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी है ना, उसको काउंटर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अच्छा, मैग्रेगर मेमोरियल मेडल 2023, अच्छा ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये न्यूज हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, राइट? ये हाँ, ये तो हो गया था। अच्छा, ये आपका, यार न्यूज आ गई लेकिन यहां पर स्लाइड नहीं लगी यहाँ वाली। मैं आपको बता देता हूं, देखो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा साहब, इन्होंने दो चीजें इन्होंने क्या करा, गरिया पूजा, एक ये, और पूरे राज्य स्तर पर मनाया गया गरिया पूजा, और दूसरा है बोरशा बोरोन फेस्टिवल। गरिया पूजा बहुत फेमस पूजा है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के सीएम साहब है मानिक साहा, इन्होंने गरिया पूजा और दूसरा आता है आपका बोरशा बोरन फेस्टिवल, ये दोनों चीजें। वर्षा बरन का मतलब होता है द एडवेंट ऑफ मॉनसून, मतलब अब मॉनसून आने वाला है ना, जब मॉनसून आएगा तो सबकी फसलें बहुत अच्छी हो जाएंगी, इसके लिए इन्होंने ये चीज करी है, ठीक। पूरे राज्य में इन्होंने सेलिब्रेट किया है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इंडिया, और आपके एग्जाम्स में भी ना, एसएससी एग्जाम्स में भी आर्ट एंड कल्चर में इसका सवाल काफी ज्यादा बार आते हैं। आइएगा फिर देखते हैं हमारे पास तीसरी चीज क्या आ रही है, चौथी चीज क्या आ रही है इनफैक्ट। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस साहब को। आपको ये बता देता हूं कि ये होता क्या है। गार्ड ऑफ ऑनर तो आप समझिए कि खैर एक प्रकार की सेरेमनी होती है जिसमें आपको इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस के कुछ जो पर्सनल्स हैं वो आपको लेकर के वॉक करते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, बड़ा एक रुतबा होता है बेसिकली गार्ड ऑफ ऑनर। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिएगा क्या है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका नाम है जेडी वांस। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, पिछले 13 साल में आने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। मतलब इसके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे तो वो 13 साल पहले आए थे, अब 13 साल बाद पहली बार यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कोई है जो भारत आ रहे हैं। नाम क्या है? जेडी वांस। इंटरेस्टिंग बात है, इनकी जो वाइफ है उनका नाम जानते हैं क्या है? उषा चिलकुरी वैंस, मतलब शी इज एन इंडियन ओरिजिन, वो एक इंडियन अमेरिकन है। इसीलिए इनके बच्चे भी आए थे तो वो बड़े इंडियन अटायर्स में ही ये ड्रेसअप थे, कुर्ता पैजामा पहने हुए थे इनके बच्चे भी। तो ये अपनी 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पर इंडिया आए हुए थे, और उनके साथ उनकी वाइफ उषा चिलकुरी वैंस ये भी आई हुई थी। अराइवल पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और रिसीव किसने किया? हमारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने, ठीक है। कौन है जेडी वैंस? बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, आइए। और एक और बात बताता हूं आपको, इसके पहले कौन आया था बताओ? ये बड़ा अच्छा सवाल बनेगा, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा। इनके पहले कौन वाइस प्रेसिडेंट आए थे? पता है आपको कौन आए थे? जो बाइडेन। 2013 में वो कुछ समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट बने थे, जो बाइडेन, यही आगे जाकर के प्रेसिडेंट बने। तो जो बाइडेन आए थे इंडिया, इनके ठीक पहले। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं और देखते हैं। यहां पर ये हमने पूरा देख लिया है। दिनेश माहेश्वरी अपॉइंटेड एज अ 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा आएगा। पहले तो ये समझो ये होता क्या है। तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनका नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ये बन गए हैं 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन। और इसकी शुरुआत कब होगी, इनका टर्म कब से शुरू होगा? 1 सितंबर 2000, ये आपका 23वां लॉ कमीशन का जो टर्म चल रहा है वो 1 सितंबर 2024 से ऑलरेडी चल रहा है। 3 साल के लिए लॉ कमीशन होता है। तो 1 सितंबर 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2027 तक की 3 साल का टर्म होता है। अब इसमें चेयरमैन बदलते रहते हैं। तो अब 23rd लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है, इनका नाम क्या हो गया है? ये महेश्वरी साहब हो गए हैं। ये एक कैसी बॉडी है? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका काम क्या है? लीगल रिफॉर्म सजेस्ट करना, मतलब कि ऐसे कौन से लॉज हैं जो पुराने हो चुके हैं जिनको हटाया जाना चाहिए, और अपडेट, अब नए लॉज के साथ में आप अपडेट कर लीजिए, या पब्लिक पॉलिसी आपको इंप्रूव करनी है। इस तरीके के कामों के लिए इस लॉ कमीशन को गठित किया जाता है। समझ गए आप? बढ़िया से। अच्छा, कितने मेंबर्स होते हैं साहब? तो
इस वैसे तो ऐसा 5 से 6 7 ऐसे होते हैं। इस समय की बात करें तो 7 मेंबर्स हैं। इसमें एक होते हैं चेयरमैन, जो कि अभी कौन होगा, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, और इसके बाद 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चला जाए तो मेंबर्स कितने हैं इसमें, मेंबर्स के ऊपर भी सवाल आ सकता है। तो मेंबर्स हमारे पास में क्या आ जाएंगे, मेंबर्स होते हैं हमारे पास में 7 मेंबर्स होते हैं। अच्छा ठीक है, अभी इस समय लॉ कमीशन का जो रोल है वो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो वन नेशन वन इलेक्शन यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन और ये यूसीसी वाली चीजें है ना, इसके ऊपर लॉ कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि ये कितना जरूरी है, या इसमें हम क्या क्या लॉज बदल सकते हैं, या वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में जब यूसीसी आ रहा है तो यूसीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत इस समय न्यूज में भी रहा है। तो इसके ऊपर भी प्रश्न बनने अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक बात समझ आ गई। फिर देखिएगा ये 23rd कमीशन, 23rd लॉ कमीशन के हैं, यही सारी कहानी यहाँ पर भी लिखी हुई है। अच्छा, फिर देखिएगा वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये कब मनाते हैं, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी ताकत हमारा प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट। तो ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं इसको क्यों मनाया जाता है, रीजन क्या है, हिस्ट्री क्या है इसकी। पहली बार पता है कब बनाया गया था, 1970 में। क्यों बनाया गया था, उस समय यूएस में एक सेनेटर हुआ करते थे, सेनेटर मतलब वहां के एमपी समझ लो आप। तो हुआ ये था कि 1969 में एक सैंटा बारबरा, कैलिफोर्निया के पास एक जगह सैंटा बारबरा, एक शिप था, उससे बहुत सारा तेल गिर गया था, ऑयल स्पिल हो गई थी। उससे क्या हुआ, सी पोल्यूशन इतना ज्यादा भयंकर सी पोल्यूशन हुआ कि देखो होता क्या है, जब तेल गिरता है ना समुद्र में तो तेल पूरी लेयर बना लेता है ऊपर ऊपर। अब लेयर बना ली, अब जब लेयर बना लेगा तो ऊपर से ऑक्सीजन नीचे जा नहीं सकती। अब ऑक्सीजन नीचे जाती नहीं है तो जो अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मर जाते हैं। लाखों मछलियां जो थी वो मर गई थी, लाखों मछलियां, मतलब कई लाख मछलियां, कई लाख मरीन ऑर्गेनिज्म सब मर गए थे। और फिर करा क्या गया, फिर पूरी दुनिया से बाल मंगवाए गए थे, बाल बाल मंगवाए गए। बाल क्यों मंगवाए गए थे, बहुत बड़ी मात्रा में बाल एक्सपोर्ट करे गए थे। क्यों, जब आप बाल क्या करते हैं, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो बालों ने जब ऑयल को एब्जॉर्ब करा, फिर उन बालों को निकाला गया, तो इसने पूरी दुनिया को चेता दिया था कि यार कितनी बड़ी चीज होती है, इससे इतनी भयंकर सी पॉल्यूशन हुई कि मतलब इसका इफेक्ट आगे वाले कई सालों तक रहा। इसीलिए फिर बोले कि यार देखो ऐसा है, अब हम हर साल 22 अप्रैल 1970 ऑनवर्ड्स, मतलब अगले ही साल से बोले कि ऐसा है, अब हम हर साल वर्ल्ड अर्थ डे मनाएंगे, कि ये अर्थ कितनी जरूरी है ये हम सबको पता होना चाहिए। समझ गए, तो ये पूरी कहानी है 1969 का सैंटा बारबरा ऑयल स्पिल। कूल है जी, आओ आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ये हमने देख लिया है। ये आज हमारा टाइपिस्ट ना बहुत नींद आ रही है उसको, लग रहा है, पता है क्यों, देखो आज हमारे टाइपिस्ट को वर्ल्ड अर्थ डे लगाया है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन किसी और का लगा दिया है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि होता क्या है, मैं न्यूज़ बनाता हूँ पूरी, फिर डॉक पे चढ़ा, जो डॉक आपको मिलता है ना वो मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने के बाद मैं टाइपिस्ट को दे देता हूँ कि अच्छा अब यार ना इसको क्या करना, डॉक को सही से फॉर्मेट कर दो और इससे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये लाइंस जो है ये पीपीटी पे डाल देना ताकि समझाने में मदद मिलेगी। अब आज उसको दिख रहा है कि उसको कितनी नींद आ रही है, आज उसको देख रहे हो, यहाँ भी गोल है। अच्छा चलो अब सवाल देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या सवाल है। तो कौन सी सिटी है जो वर्ल्ड फर्स्ट सिटी बन रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, आंसर क्या आ जाएगा, अमरावती। फिर बात करेंगे कौन सी लेक ने कंजर्वेशन रिजर्व अभी महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में, कौन सी आ जाएगी, डीपीएस फ्लेमिंगो लेक, मुंबई में है ये। फिर देखिएगा आईयूसीएन रेडलेस ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है वो कौन सी उसमें प्लेस करे गए हैं। ये वाले सवाल मैंने क्यों रखे होते हैं, ये वाले सवाल इसलिए रखे होते हैं ताकि आप लोग नोट्स पढ़ें और नोट्स पढ़ के आप इसको बताएं सही आंसर इसका क्या है। ठीक है, वैसे आपको बता दें ये लीस्ट कंसर्न में आया है, बता देता हूं आपको, ये लीस्ट कंसर्न में आता है, ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है ये लीस्ट कंसर्न में आता है। आजकल ये सवाल आने लगे आईयूसीएन के, आते ही आते हैं, मतलब एक सवाल तो मिलेगा आपको, लीस्ट कंसर्न में है ये। रिसेंटली कौन से प्लेस पे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आ रही है, रीजन मैंने आपको बताया, ये बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी कहते हैं इसे, नाम से ही अरुणाचल प्रदेश। किसने इनॉग्रेट करा, गरिया एंड बोरशो बोरॉन फेस्टिवल, गरिया एंड बोरशो बोरॉन फेस्टिवल ये कहां पर आया है, बिप्लब कुमार, बिकलश, विकास देव वर्मा, मानिक साहा, तो ये वहां के सीएम साहब हैं त्रिपुरा के, मानिक साहब। फिर बात करेंगे किसको चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया, उत्तर दीजिएगा जल्दी से, आंसर आ जाएगा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। फिर बात करेंगे रियल नेम क्या था पोप फ्रांसिस का, तो पोप फ्रांसिस के हमारे असली नाम क्या आ जाएगा, ये मैंने आपको शॉर्ट लेकर के बताया था कि पोप फ्रांसिस जो हैं ये अब नहीं रहे, जॉर्ज मारियो, जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो, बर्गोग्लियो, जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो, ये रियल नेम है पोप फ्रांसिस का जो कि अब नहीं रहे। समझ गए आप। चलिए ये 2013 में पोप चुने गए थे, 13 मार्च 2013 में पोप चुने गए थे और पहले लैटिन अमेरिकन व्यक्ति थे जो कि ये बन रहे थे, पोप बन रहे थे, फर्स्ट लैटिन अमेरिकन व्यक्ति। तो इनके बारे में ये दोनों ही बातें, कब इलेक्ट किया गया 13 मार्च 2013 और इनका ओरिजिनल नाम क्या था, ये दोनों चीजें आ सकती हैं। अच्छा
फिर बात करेंगे यहाँ पर अगला क्या आ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस हैं, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कौन इंडिया में ये अराइव हो रहे थे, कौन कहाँ के हैं ये क्या हो गया भाई? ओहो आज ये सो गए, आज ये सो गए, ऐसे चलते चलते बीच में जग गए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये अमेरिका के हैं जेडी वांस वाइस प्रेसिडेंट। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं, मैंने आपको बताया पूरी कहानी। वर्ल्ड अर्थ डे मनाएंगे हम 22 अप्रैल को। एंड वर्ल्ड अर्थ डे हम कब से मनाते हैं, पहली बार 1969 में सैंटा बारबरा ऑयल स्पिल हुआ था, उसके बाद से यानी 1970 से मनाएंगे। ठीक है जी गाइस, दैट्स इट। तो ये थी आपकी पूरी कहानी। अब आज ज्योग्राफी में ना मैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स पढ़ाऊंगा, बहुत अत्यंत जरूरी टॉपिक है, अत्यंत जरूरी। 9 बजे होगी क्लास इंडिया एंड इट्स नेबर्स की, भूल के भी मत भूलिएगा, समझ गए आप, भूल के भी मत भूलिएगा, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो। इसलिए अब मिलेंगे हम लोग ठीक 9 बजे। और आज से ध्यान रखिएगा, एसएससी सिलेक्शन फेज भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसी में ही एसएससी सिलेक्शन फेज और सीजीएल दोनों चीजें स्टार्ट हो रही हैं आज ही से, तो ध्यान रखिएगा, मिस आउट नहीं होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।